आज हम लोग साड़कों तथा आव्यूह के अनुप्रयोग, ठीक है, साड़कों तथा आव्यूह के अनुप्रयोग के बारे में कुछ बेसिक जानकारी प्राप्त करेंगे। उसके बाद हम लोग अपनी एक्सरसाइज 4 जो मेरी स्टार्ट होना 6 थी वो स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो मेरे प्रिय विद्यार्थियों, आप लोग में अभी तक मेरे चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, मैथमेटिक एक्सपर्ट FVD को। ठीक है, और बेल आइकन को क्लिक करके आप उसे प्रेस करके ऑल पे क्लिक कर लें, जिससे हम जब भी कोई वीडियो अपलोड करेंगे तो उसकी नोटिफिकेशन आप लोगों के पास सबसे पहले आती रहे। तो हम लोग साड़कों तथा आव्यूह के अनुप्रयोग सॉल्व करेंगे। तो उससे पहले कुछ चीज़ डेफिनेशन है वो देख लेते हैं हम। ठीक है, तो क्या है, एक होता है संगत निकाय। ठीक है, संगत निकाय तो क्या, कोई समीकरण निकाय संगत कहलाता है यदि उसका एक अद्वितीय हल है अथवा एक से अधिक हल हैं, अथवा मतलब क्या, एक से अधिक हल हों, तब वो कैसा कहलाएगा, संगत निकाय। ठीक है, फिर एक दूसरी डेफिनेशन क्या थी वो देख लेते हैं। असंगत निकाय कोई समीकरण निकाय असंगत कहलाता है यदि उसका कोई हल नहीं है। ठीक, अब हम लोग कुछ देखते हैं आव्यूह के व्युत्क्रम द्वारा रेखिक समीकरणों के निकाय का हल ज्ञात करना। तो हम आव्यूह से व्युत्क्रम जो निकालते हैं, व्युत्क्रम मतलब होता है इन्वर्स, कोई भी दिया जाता है उसका इन्वर्स फाइंड करना होता है हमें। ठीक है, तो उसके बारे में हम थोड़ी जानकारी देखते हैं। ठीक है, तो इसको हम थोड़ा सॉल्व करते हैं। देखो कैसे लिखते हैं वो सब चीज़ में हम बताएंगे। तो हमने पहले माना, ठीक है, माना 3 चर मान लिए हमने, 3 चर। ठीक, इसमें चर कितने भी हो सकते हैं, उससे हमें कोई बाउंडेशन नहीं है, कम से कम 2 चर तो होने ही होने चाहिए। ठीक है, माना 3 चरों x, y, z। हमने 3 चर ले लिए x, y, z। ठीक है, x, y, z में रैखिक समीकरण निकाय। ठीक, तो हमने क्या लिया, हमने एक ले लिया a1x प्लस b1y प्लस c1z बराबर हमने ले लिया इसे d1। ठीक है, एक और हमने ले लिया a2x प्लस b2y प्लस c2z बराबर d2। ठीक है, एक और लेंगे हम a3x प्लस b3y प्लस c3z बराबर d3। ये हमने 3 निकाय ले लिए। ठीक है, तो इन निकायों को समीकरण आव्यूह के रूप में लिखते हैं पहले। ठीक है, तो समीकरण आव्यूह, रूप में लिखने पर, तो हम पहले समीकरण आव्यूह रूप में लिखने पर, मतलब पहले हम इसको समीकरण आव्यूह रूप में लिखते हैं। तो हम सबसे पहले क्या लिखते हैं, ax बराबर b। सबसे पहले हम लिखते हैं ax बराबर b। ये हमें हर क्वेश्चन में ऐसे ही लिखना है, पहले ax बराबर b
और उसको डाल देंगे हम समीकरण नंबर 1। ठीक, अब देखो जहाँ पे ए बी सी हैं क्या वो हम देख लेते हैं। ठीक है, ए जो मेरे पास है इधर हम लिख लेते हैं, यहाँ पे ए बराबर मेरे पास होगा, ये साइन होता है आव्यूह का। ठीक है, ए बराबर होगा A1 B1 C1 A2 B2 C2 A3 B3 और C3। ये आव्यूह लिख लिया हमने। ठीक, और x बराबर क्या है मेरे पास वो भी लिख लेते हैं। x बराबर है x y और z। ठीक, और b बराबर जो मेरे पास है वो है मेरे पास D1 D2 और D3। ठीक, ये हो गया। अब ए बी सी, ए एक्स और बी हैं क्या वो हम देख लेते हैं। ए जो मेरे पास है उसे हम बोलते हैं एक घातीय, एक घातीय समीकरण निकाय, समीकरण निकाय। ठीक, और एक्स जो मेरे पास है, एक्स ये होता है गुणांक, गुणांक आव्यूह, इसे हम बोलते हैं गुणांक आव्यूह। ठीक है, ये इनके साथ में गुणांक होते हैं, तो ये होते हैं गुणांक आव्यूह, या हम इनको बोलते हैं अज्ञात राशियाँ। ठीक है, इन्हीं राशियों को हमें निकालना होता है, अज्ञात राशियाँ। ठीक, और बी क्या मेरे पास होता है, बी बराबर मेरे पास होता है दाएं पक्ष, दाएं पक्ष की चर राशियाँ, दाएं पक्ष की होती है चर राशियाँ होती हैं। ठीक, तो ये तो इतना हो गया। अब इसमें भी कुछ कंडीशन होती हैं, ऐसे तो हम लिखेंगे लेकिन इनको सोल्व करने की कुछ कंडीशन, तो हम स्थिति 1 देखते हैं। इसकी कंडीशन पोजीशन 1 होती है मेरे पास, तो हम देखते हैं स्थिति फर्स्ट। फर्स्ट स्थिति इसकी क्या है वो देख लेते हैं। देखो, यदि यदि आव्यूह व्युत्क्रमणीय है, कैसा है, व्युत्क्रमणीय, अभी बताएंगे सब, व्युत्क्रमणीय। ठीक है, व्युत्क्रमणीय है, व्युत्क्रमणीय मतलब है, अर्थात जो मेरा मोड ए जो होता है, हम मोड ए की जब वैल्यू निकालें तो वो कैसी आ जाए, मेरी मोड ए की जो वैल्यू हम निकालें तो वो नॉट इक्वल टू 0 शो करे। ठीक है, नॉट इक्वल टू 0 है, तब क्या होगा, तब ए इनवर्स जो हम लोग फाइंड करते हैं, ए इनवर्स। ठीक है, ए इनवर्स का अस्तित्व होगा। अस्तित्व होगा। ठीक, तो देखते हैं क्या, तो हम इसे लिखेंगे ए एक्स बराबर बी। अगर मोड ए की वैल्यू नॉट इक्वल टू 0 आ जाए तब ए इनवर्स का अस्तित्व होगा, मतलब मोड ए की वैल्यू 0 ना आए, 0 के अलावा कुछ भी आ जाए, प्लस माइनस में कुछ भी वैल्यू निकले, ओनली 0 ना निकले। ठीक है, तो ए इनवर्स का अस्तित्व होगा, तो हम लिखेंगे ए एक्स बराबर बी। अब हम क्या करेंगे,
ए इनवर्स का दोनों पक्षों में गुणा करने पर। ठीक, तो हम ए इनवर्स का दोनों पक्षों में गुणा करेंगे तो यहाँ हो जाएगा ए इनवर्स ए एक्स बराबर ए इनवर्स बी। ठीक, अब इसे हम ऐसे लिख सकते हैं, देखो ए इनवर्स ए, एक ब्रैकेट में कर लिया, एक्स को हमने बाहर कर दिया, बराबर ए इनवर्स बी। अब हम एक चीज़ पहले ही पढ़ चुके हैं, क्या, देखो हमने एक फार्मूला पढ़ा था कि अगर हम ए इनवर्स और ए दोनों का इनटू कर दें तो ये बराबर होता है ए इनवर्स, दोनों आपस में इक्वल होते हैं और ये दोनों मैट्रिक्स आई के बराबर होते हैं, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ठीक है, ये फार्मूले होते हैं। तो ये इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी आई, तो ये हो गया आई एक्स बराबर ए इनवर्स बी। ठीक, ए इनवर्स बी। अब आई एक्स, आई का किसी के साथ मल्टीप्लाई करो तो वही नंबर रहता है सेम। अगर जैसे आई ए का इंटू करें, मैं आई ए का इंटू करें तो ए ही निकल के आता है, तो उसी तरीके से हम आई एक्स करें तो ये निकल जाएगा ए एक्स। ठीक है, तो एक्स बराबर क्या हो जाएगा ए इनवर्स बी। ठीक, ये हो जाएगा और यही हमें चाहिए भी होता है। ठीक है, हम इस विधि को क्या कहते हैं, आव्यूह विधि। ठीक है, इस विधि को हम आव्यूह विधि कहते हैं, आव्यूह विधि। ठीक है, आव्यूह विधि कहते हैं। ठीक है, इंग्लिश में इसको बोलते हैं मैट्रिक्स, MATRIX, मैट्रिक्स मेथड। ठीक, कहते हैं। और देखो हम क्या है, हम जानते हैं जैसे किसी आव्यूह का अगर हम व्युत्क्रमणीय आव्यूह मतलब इनवर्स निकालें, व्युत्क्रमणीय आव्यूह अद्वितीय होता है, इसलिए दिए गए समीकरण निकाय का एक अद्वितीय हल प्राप्त होता है, इसलिए इसका एक अद्वितीय हल हमें भी प्राप्त होता है। ठीक है, ये तो हो गई कंडीशन 1। अब एक स्थिति सेकेंड और होती है, वो भी देख लेते हैं। देखो सेकेंड स्थिति क्या होती है, तो वो भी देख लेते हैं। स्थिति सेकेंड हम देखते हैं, सेकेंड क्या होती है। इस सेकेंड में ये होता है, देखो यदि मॉड ए की वैल्यू 0 आ जाए, क्या आ जाए, मॉड ए की वैल्यू 0 आ जाए, अर्थात अव्युत्क्रमणीय हो जाए। अव्युत्क्रमणीय आव्यूह है। ठीक, अगर मॉड ए की वैल्यू 0 निकल आई तो उसे हम बोलते हैं अव्युत्क्रमणीय आव्यूह। ठीक है, तब क्या होता है मेरे पास, तब इसका जो व्युत्क्रम होता है, इनवर्स व्युत्क्रम, ठीक है, तब इसका जो व्युत्क्रम है वो विद्यमान नहीं होता है, मतलब वो नहीं निकलता है। ठीक है, नहीं होता। ठीक, नहीं होता है।
इस स्थिति में क्या होता है, जब ये कंडीशन फॉलो होती है, मोड ए की वैल्यू जब 0 निकल आती है तो वो अव्युत्क्रमणीय अवयव बन जाता है, तो उसका हम व्युत्क्रम नहीं निकालते। इस स्थिति में हम क्या करते हैं, उसका हम निकालते हैं एडज्वाइंट ए और उसके साथ में बी, एडज्वाइंट ए बी, ये फाइंड करते हैं। ठीक है, ज्ञात करते हैं, ये हम लिखे भी दे रहे हैं। ठीक है, ज्ञात करते हैं। अगर मोड ए की वैल्यू 0 निकल आए अर्थात अव्युत्क्रमणीय अवयव बन जाए, तब हम क्या करेंगे, उसका हम एडज्वाइंट ए और डॉट करेंगे, उसका बी के साथ ज्ञात करेंगे। ठीक है, इसमें भी कुछ कंडीशन होती हैं। कंडीशन क्या होती है, देखो कंडीशन फर्स्ट होती है मेरे पास, यदि जब ये निकालेंगे हम एडज्वाइंट ए और डॉट बी करेंगे, तो यदि एडज्वाइंट ए और बी इन दोनों का डॉट करें और वो नॉट इक्वल टू 0 आ जाए, क्या आ जाए, नॉट इक्वल 0 आ जाए, तब कोई हल नहीं होता है, कोई हल नहीं होता है। तो उस स्थिति में कोई भी हल नहीं होता है। ठीक है, और समीकरण निकाय असंगत होता है। असंगत होता है। ठीक है, अब इसी में एक दूसरा पॉइंट और है, हो सकता है ये कंडीशन फॉलो ना हो, क्या हो, यदि एडज्वाइंट ए और हम बी निकालें, हो सकता है कि वो बराबर 0 आ जाए, बराबर 0 आ जाए, तब निकाय संगत या असंगत, तब निकाय जो है वो संगत या असंगत होगा। ठीक, तब निकाय कुछ भी हो सकता है, संगत भी हो सकता है और असंगत भी हो सकता है, क्योंकि निकाय के अनंत हल होंगे, अनंत हल होंगे या अनंत हल होंगे या कोई भी हल नहीं होगा, हल नहीं होगा, या तो अनंत हल होंगे या कोई भी हल नहीं होगा। ठीक, तो ये तो मेरी हुई कंडीशन इतनी। अब हम एक क्वेश्चन इसका सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, तो हम एक जैसे एक एग्जाम्पल लेते हैं, उदाहरण लेते हैं हम एक, ये संगत असंगत चेक करने के लिए केवल। तो हमने एक उदाहरण ले लिया, एक मेरे पास क्वेश्चन है x + y = 4 और दूसरा है समीकरण तथा 2x - 3y = 9। ठीक, तो सबसे पहले मेरा काम होता है कि इसे हम लिखते हैं ax = v, इस रूप में लिखेंगे। तो यहाँ पे जो a बराबर है वो क्या होता है, a बराबर होता है इनके जो गुणक लिखे होते हैं, तो 1 1 2 और -3। ठीक, x बराबर क्या होता है वो भी देख लेते हैं, x y में दो ही टर्म है तो x और y। ठीक, और b जो होता है
वो ये होते हैं D1 D2, तो ये हो गया 4 और 9। ठीक, इतना हो गया। अब हम क्या करते हैं, अब हम पहले इसका मोड निकालेंगे। तो मोड ए निकालते हैं, तो इसका इसमें मल्टीप्लाई तो -3, ठीक, और इसका इसमें मल्टीप्लाई तो -2। तो इन दोनों सोल्व करें तो आएगा -5, मतलब ये नॉट इक्वल 0 आ गया। मतलब मोड ए की वैल्यू जो निकली वो कैसी निकली, नॉट इक्वल 0। ठीक है, और ये कंडीशन जब होती है तब क्या होता है, ए एक व्युत्क्रमणीय आव्यूह है, ठीक है। अतः ए इनवर्स का अस्तित्व है, मतलब इसका ए इनवर्स निकलेगा। ठीक है, इनवर्स है। तो अब मोड इक्वल टू नॉट 0 आ गया, तो क्या तब समीकरण निकाय कैसा होगा, समीकरण निकाय संगत होगा। तो हम ऐसे चेक करेंगे संगत या असंगत। ठीक है, अगर यही वैल्यू 0 के बराबर ना 0 निकलती मान लो, तब हम उसको कंडीशन 2 चेक करते, ये वाली। अगर 0 निकल तो ये हम 2 निकालते, एक तो ये चेक करते, फिर ये, लेकिन हमें तो मिल गई थी। तो अब हम एक चीज़ और देखते हैं, आव्यूह जो है, आव्यूह विधि द्वारा रैखिक समीकरण निकाय हल करने की विधि, इसकी हम विधि देखते हैं। मतलब इसकी मेथड जो है, मेथड क्या होता है वो हम लोग देखते हैं। ठीक है, तो इसका मेथड होता है, तो हम देखते हैं मेथड कैसे, मतलब इसका मेथड हमें लगाना होता है। ठीक, तो इसका मेथड कुछ स्टेपें होती हैं। ठीक है, तो हम स्टेप बाय स्टेप आपको बताएंगे कि कैसे हम इसको सॉल्व करते। तो देखो, इसकी स्टेप फर्स्ट होती है, स्टेप फर्स्ट में हमें क्या करना होता है कि जो हमें समीकरण, देखो दिया समीकरण निकाय को जो हमें समीकरण दिया गया, निकाय को आव्यूह रूप मतलब AX बराबर B, इस फॉर्मेट में लिखते हैं और उसे डालते हैं इक्वेशन फर्स्ट। ठीक, इतना लिखने के बाद फिर स्टेप टू में हम क्या करते हैं, स्टेप 2 में हम उसका मॉड ए, मतलब उसकी वैल्यू निकालते हैं, मॉड ए ज्ञात करते हैं। ठीक, मॉड ए ज्ञात करते हैं। इसमें कुछ कंडीशन होती हैं, यदि मॉड ए की वैल्यू 0 निकली, भाई ऊपर वाली, यदि मॉड ए की वैल्यू 0 निकली, तब
यह विधि प्रयोग नहीं की जा सकती। मतलब अगर mod A की वैल्यू 0 निकली तो ये यहीं पे क्वेश्चन एंड हो जाता है। ठीक है, मतलब इसके आगे सोल्व नहीं होता है। अब स्टेप 3 देखते हैं। नहीं, अभी इसमें एक दूसरा पॉइंट और है, वो देख लेते हैं। हो सकता है ये तो पॉइंट मान लो 1 हो गया था। पॉइंट 2 क्या था? यदि mod A की वैल्यू नॉट इक्वल टू 0 आ जाए तब यह प्रक्रिया हम क्या करते? आगे बढ़ा। तब यह प्रक्रिया आगे बढ़ाते हैं। ठीक, आगे बढ़ाते। फिर आते हैं हम स्टेप 3 पे। स्टेप 3 में क्या करना होता है हमें? ए का व्युत्क्रम ए इनवर्स ज्ञात करते हैं। हम ए इनवर्स ज्ञात करते हैं। थर्ड स्टेप में ए का ए इनवर्स ज्ञात करते हैं। ठीक है, ए इनवर्स हम एक ऑपरेशन रूल से भी ले सकते हैं, एक मेरे पास फार्मूला होता है, ऐसे भी निकालते हैं। ए इनवर्स बराबर होता है 1/mod A और एडजॉइंट ए। ठीक, ये फार्मूला हम लगाते हैं। इसके बाद आते हैं स्टेप 4। स्टेप 4 में हमें क्या करना होता है? स्टेप 4 में जो समीकरण 1 दिया गया था, समीकरण 1 का हल x बराबर ए इनवर्स बी। ठीक, इसे हम क्या डालते हैं? समीकरण 2 x बराबर ए इनवर्स बी द्वारा ज्ञात करते हैं। ठीक है, ठीक, इसमें वैल्यू रखते हैं। फिर स्टेप 5 क्या करना पड़ता है हमें? स्टेप 5 में हमें करना होता है कि समीकरण 2, ये वाला समीकरण 2 की बाएं पक्ष की तुलना स्टेप 4 में दाएं पक्ष को सरल करने पर प्राप्त आव्यूह। ठीक है, प्राप्त आव्यूह से करते हैं। ठीक है, और उसी से हम क्या करते हैं? एक्स वाई और जेड के मान निकाल लेते हैं। ठीक है, उससे हमें एक्स वाई जेड की वैल्यू मिल जाती है। हम अब क्या करते हैं? देखो, ऐसे हमें एक्स वाई जेड की हमें वैल्यू मिल जाती हैं। अब वीडियो थोड़ा लंबा हो रहा है तो हम लोग क्या करते हैं, जो क्वेश्चन है वो अगले चैप्टर में सॉल्व करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन अगले चैप्टर में सॉल्व। अब हम लोग एक्सरसाइज लगाएंगे 4.6। तो अगला मेरा प्रश्नावली चलेगा 4.6 चलेगा।
ठीक है, तो आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, शेयर अवश्य करें। धन्यवाद मित्रों।